बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इसमें हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग इंटर पार्ट 1 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग इसका चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, विच इज़ अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जो एमसीक्यूज़ हैं उनमें से पहला जो एमसीक्यू है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ अ मेथड ऑफ पेमेंट ऑन। जी, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये एक पेमेंट का मेथड है और ये कौन सी किस बेस पे होता है, ये मेथड जो है कौन किस बेस पे यूज़ किया जाता है। कैश बेसिस पे, यानी कि जब कैश पे कोई ट्रांजैक्शन होती है तब ये मेथड यूज़ किया जाता है। क्रेडिट बेसिस या जब कोई उधार ट्रांजैक्शन होती है तो तब ये मेथड यूज़ किया जाता है पेमेंट के लिए। अकोमोडेशन बेसिस या रिजर्व बेसिस पे यूज़ किया, कौन सी बेसिस पे यूज़ किया जाता है। तो याद रखें, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ये क्रेडिट बेसिस पे जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनकी पेमेंट के लिए ये मेथड जो है ये यूज़ किया जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है क्रेडिट बेसिस, यानी कि बी। ठीक है। अच्छा, इसमें सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें मैं इसको ज़रा बोल्ड कर लूँ। ओके, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड अंडर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्ट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की वो कह रहा है कि जो डेफिनेशन है वो कहाँ पर दी गई है, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्ट में दी गई है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्ट कौन सा है इसका, जैसे आपने पढ़ा था कि पार्टनरशिप का एक एक्ट होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, जैसे कंपनीज़ का एक्ट है, इसी तरह बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी एक्ट है और वो है 1882। तो हमारा करेक्ट आंसर है ये बी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्ट 1882 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है। इसके बाद है जी, क्वेश्चन नंबर है 3। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? अनकंडीशनल ऑर्डर, अ प्रॉमिस, अ रिक्वेस्ट, और डी ऑप्शन है कंडीशनल ऑर्डर। तो रिमेंबर दैट बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। हमारा करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 4। अ पर्सन हु राइट्स आउट द ऑर्डर टू पे इज कॉल्ड। ऐसा शख्स जो ये लिखता है ये ऑर्डर टू पेमेंट टू पे, अदायगी के लिए, यानी कि ये जो ऑर्डर है, ये जो अभी हमने बात की है कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, तो जो शख्स ये ऑर्डर लिखता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं जी? नंबर ए ऑप्शन है ड्राई, दूसरा है एक्सेप्टर, तीसरा है पेई और चौथे नंबर पे है ड्रॉर। तो ये जो ऑर्डर लिखता है इसको ड्रॉर कहा जाता है, क्योंकि ये बिल जारी करता है, ड्रॉ करता है, तो इसलिए ये लिखने वाला है और इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ड्रॉर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। अ पर्सन हु इज ऑर्डर्ड टू पे इज कॉल्ड। ऐसा शख्स जिसको ये ऑर्डर दिया गया है कि पे करो, वो वो शख्स कौन कहलाएगा? एक शख्स तो ऑर्डर देने वाला है, वो तो ड्रॉर हो गया। ठीक है, उसको हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि वो ड्रॉर है। तो ऐसा शख्स जिसको ये ऑर्डर दिया जा रहा है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ड्राई। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन है डी, ये उसका नेम है जी, ड्राई। तो ड्राई ऐसा शख्स होता है जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है कि जी आपने पेमेंट करनी है। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन अ ड्रॉर डिस्काउंट्स द बिल ही गेट्स। जब एक ड्रॉर, यानी कि जिसने वो बिल जारी किया था, जिसने वो ऑर्डर लिखा था, वो उस बिल को जब डिस्काउंट करवाता है तो ही गेट्स, तो वो क्या हासिल करता है? लेस देन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? वो जो बिल है उस बिल की जो ऊपर अमाउंट लिखी होती है, बिल की जो रकम होती है, उस बिल की रकम को कहा जाता है फेस वैल्यू। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर 5000 की सेल परचेज हुई थी कोई, या 5000 की कोई ट्रांजैक्शन हुई थी जिसके बदले में वो बिल जो है वो जारी किया गया है, तो बिल के ऊपर जो रकम लिखी जाएगी वो ज़ाहिर बात है 5000 ही लिखी जाएगी। लेकिन जब बिल को डिस्काउंट करवाया जाता है बैंक से, तो उस वक्त उसे कितनी वैल्यू मिलेगी? लेस देन फेस वैल्यू, यानी कि जितनी उसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है उससे कम मिलेगी। बी ऑप्शन है मोर देन फेस वैल्यू, यानी कि जितनी उसके ऊपर लिखी है उससे ज़्यादा मिलेगी। इक्वल टू फेस वैल्यू, नन ऑफ दिस। तो याद रखें, अगर 5000 का बिल है तो जब उसको डिस्काउंट करवाया जाएगा तो डिस्काउंट का मतलब ही ये होता है कि उसमें से कुछ पैसे कट जाएंगे। तो ज़ाहिर बात है फिर जो वैल्यू मिलेगी, जो पैसे मिलेंगे वो फेस वैल्यू से कम मिलेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। ठीक है। तो आपको याद होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने पढ़ा था कि बिल को जब डिस्काउंट करवाया जाता है, एक ड्रॉर बिल को डिस्काउंट करवाता है। डिस्काउंट कहाँ से करवाता है? बैंक से। तो बैंक से जब डिस्काउंट करवाया जाता है तो उसमें से ज़ाहिर बात है कुछ पैसे कटेंगे। तो 5000 का बिल है तो उसमें से हो सकता है कोई 50 रुपये, 100 रुपया कुछ कट जाएगा। तो बाकी जो पैसे मिलेंगे वो ज़ाहिर बात है फेस वैल्यू से कम होंगे। ठीक है। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन है लेस देन फेस वैल्यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच अ बिल बिकम्स पेएबल।
ये एक टाइम पीरियड है, ये एक वक्त है जिसके बाद बिल बिकम्स पेएबल, जो बिल है वो काबिल वाजिबुल अदा हो जाता है, ठीक है। यानी कि उसके पैसे देने पड़ते हैं किस टाइम पीरियड के बाद, उस टाइम पीरियड का नाम बताना है हमने। तो उस टाइम पीरियड फॉर एग्जांपल हमने अभी शुरू में जैसे पढ़ा था कि ये उधार जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उस वक्त ये पेमेंट का मेथड यूज़ किया जाता है। तो उधार अगर 3 माह का है तो इसका मतलब है कि पैसे कब मिलेंगे, 3 माह के बाद। और अगर उधार 2 माह का है तो उस बिल का टाइम पीरियड कितना होगा, 2 माह, और 2 माह के बाद पैसे मिलेंगे उस बिल के, ठीक है। तो ये जो 2 माह या 3 माह का टाइम पीरियड है इसके बारे में वो पूछ रहा है कि इसको क्या कहते हैं। तो हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इसको हम लोग टेन्योर बोलते हैं, ठीक है। तो वो 2 माह या 3 माह का जो बिल है वो क्या है, टेन्योर, वो टाइम पीरियड क्या है, टेन्योर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, टेन्योर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द बिल्स बिकम पेएबल एट एनी टाइम व्हेन दे आर प्रेजेंटेड बाय द होल्डर आर कॉल्ड। ऐसा बिल जो कि पेएबल हो जाता है, वाजिबुल अदा हो जाता है एट एनी टाइम, कभी किसी भी वक्त, व्हेन दे आर प्रेजेंटेड जब वो पेश किया जाता है, बाय द होल्डर जिसके पास वो बिल होता है, आर कॉल्ड, तो वो बिल क्या कहलाता है। बिल की टाइप्स हैं, जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था। बिल की कुछ टाइप्स होती हैं, तो उनमें से एक ऐसा बिल होता है जिसको जब पेश किया जाएगा उसी वक्त उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि एक ड्रॉर है और उसने वो बिल ड्रॉ किया हुआ है, और जो एक ड्राई है जिसने पैसे देने हैं उस बिल के, तो आप वो बिल जो है वो उसकी कोई मुद्दत नहीं लिखी जाती, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं लिखा जाता कि फ़लाँ तारीख आएगी तो उसके बाद ही पे होगा, ठीक है। तो उसका वो जैसे ही पेमेंट के लिए पेश किया जाएगा, जैसे ही ड्रॉर लेके जाएगा कि लो भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है, ये बिल अपना लें और मुझे पैसे दें, तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं, वो अलग चीज़ है। वो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन आपको इतना बता दूँ कि याद दिला दूँ बल्कि, कि उस बिल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड बिल। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये डिमांड बिल है। जैसे ही इस बिल को पेश किया जाएगा फ़ौरन इसकी अदायगी करनी पड़ेगी, तो इसको डिमांड बिल कहते हैं, ठीक है। जब कोई चीज़ उधार बेची जाती है और ख़रीदी जाती है उस वक्त जो बिल जारी किया जाता है वो ट्रेड बिल होता है, ठीक है। इसी तरह अकोमोडेशन बिल्स जो हैं ये हमने पढ़े थे, टर्म बिल्स पढ़े थे, डिमांड बिल्स पढ़े थे। तो ये डिमांड बिल जो है ये उसी वक्त उसकी अदायगी करनी होती है जब वो पेश किया जाएगा, सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन केस ऑफ टर्म बिल, टर्म बिल आ गया। अब ये टर्म बिल क्या होता है, आपको इसके नाम से थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि ये एक ऐसा बिल है जिसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रखा जाता है। यानी कि 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह, कोई ना कोई टाइम पीरियड रखा जाता है, 15 दिन भी हो सकता है वो, कि इतने दिनों के बाद इसकी अदायगी करनी है, ठीक है। तो उसको टर्म बिल कहते हैं। इन केस ऑफ टर्म बिल एक्स्ट्रा 3 days आर गिवन टू एक्सेप्टर आर कॉल्ड। जब टर्म बिल आता है तो उस वक्त जिसने पैसे देने हैं उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर, जिसने वो बिल एक्सेप्ट किया हुआ है, जिसने पैसे देने हैं, ठीक है। तो उसको 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं पेमेंट के लिए, ठीक है। कि भई आपका 2 महीने, अगर 2 माह का बिल है तो 2 महीने पूरे हो चुके हैं तो उसको 3 दिन और टाइम दिया जाएगा। तो इस 3 दिन के बारे में सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं इसको क्या कहा जाता है। तो याद रखिए इसको कहा जाता है डेज ऑफ ग्रेस। ग्रेस डेज भी इसको बोलते हैं और डेज ऑफ ग्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय। अ बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ करेगा, कौन ड्रॉ करेगा, यानी कि जारी कौन करेगा, कौन इसको लिखेगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो जिसने पैसे लेने होते हैं वो इसको जारी करेगा, और किसके नाम पे जारी करेगा, जारी बात है उसको जारी कराया जाएगा, उसको ये इशू किया जाएगा, उसको उसके नाम पे ड्रॉ किया जाएगा जिसने पैसे देने हैं। यानी कि जो बिजनेसमैन होता है वो पैसे लेने हैं उसने, और जिस लेने किससे, कस्टमर से, अगर उसको उधार चीज़ें बेच रहा है तो कस्टमर से पैसे लेने हैं, और जो बिजनेसमैन ने पैसे लेने हैं और कस्टमर से लेने हैं, ठीक है। तो जिसने पैसे, ये ड्रा कौन करेगा इन दोनों में से, कस्टमर ड्रा करेगा या जो दुकानदार है या बिजनेसमैन है वो ड्रा करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर सोचें तो पैसे किसने लेने हैं, दुकानदार ने यानी कि बिजनेसमैन ने। तो जिसने पैसे लेने होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। क्रेडिटर ने पैसे लेने होते हैं और डेटर ने पैसे देने होते हैं। तो ये बिल जारी कौन करेगा, ये क्रेडिटर, और किसके नाम पे जारी करेगा, डेटर के नाम पे, ठीक है। तो अभी हमसे पूछा गया कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय, कौन जारी करेगा, तो जारी कौन करेगा, क्रेडिटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ द ड्रॉर इज़ इन नीड ऑफ मनी। अगर ड्रॉर को, यानी कि इसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, आपको पता है अगर बिल का तो टाइम पीरियड होता है, बिल का अगर टाइम पीरियड है 2 माह, तो 2 माह के बाद ही पैसे मिलेंगे।
लेकिन अगर ड्रॉर को पहले पैसों की ज़रूरत पड़ गई है तो उस बारे में ये डिस्कस हो रहा है। इफ़ द ड्रॉर इज़ इन नीड ऑफ मनी, अगर ड्रॉर को पैसों की ज़रूरत है, एंड कैन नॉट वेट, और वो इंतज़ार नहीं कर सकता, टिल ड्यू डेट, उसकी मुकर्ररा तारीख का, यानी कि 2 माह का अगर बिल है तो 2 माह के बाद जो डेट बनेगी वो उसको ड्यू डेट कहते हैं, मुकर्ररा तारीख कहते हैं। अगर वहाँ तक वो इंतज़ार नहीं कर सकता, उसको पैसों की पहले ही ज़रूरत पड़ गई है, तो एंड रिसीव द मनी फ्रॉम बैंक्स, तो वो फिर किसी बैंक से जाके पैसे वसूल कर लेगा और रिसीव करता है कार्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यानी कि ड्रॉर को पैसों की ज़रूरत है और वो मुकर्ररा तारीख तक इंतज़ार नहीं कर सकता। इस सूरत में वो अगर बैंक से जाके पैसे ले आए, बैंक जो होता है वो बिल रख के उसमें से कुछ पैसे डिस्काउंट करके काट के तो बाकी पैसे जो है वो कुछ दे देता होता है ड्रॉर को, अगर पैसे की ज़रूरत है ड्रॉर को, तो ठीक है। तो इस केस में ये जो काम है बैंक से पैसे लेने वाला, इसको क्या कहा जाता है? रिटायरमेंट ऑफ बिल, बिल को रिटायरमेंट करना, एंडोर्समेंट ऑफ बिल या बिल को ट्रांसफ़र करना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल या बिल को डिस्काउंट करवाना, डिसऑनर ऑफ द बिल या बिल को बिल्कुल अदायगी ना करना। तो ये एक प्रोसेस जो है ये कहलाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ठीक है, इसको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहते हैं। तो याद रखिएगा, ड्यू डेट से पहले अगर पैसों की ज़रूरत पड़ जाए ड्रॉर को, तो ड्रॉर उस बिल को जाके बैंक को बेच देता है, लेकिन वो बिकेगा थोड़ा सस्ते में, जितनी उसकी फेस वैल्यू उतनी नहीं मिलेगी, और उससे कम पैसों पे बेचेगा बैंक को, तो जो पैसे मिलेंगे इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन अ ड्रॉर ट्रांसफर्स अ बिल टू हिज क्रेडिटर, अगर ड्रॉर का भी कोई क्रेडिटर है, यानी कि जिस ड्रॉर का भी आगे कोई ऐसा शख्स है जिसके उसने पैसे देने हैं, उसको क्या कहेंगे? ड्रॉर का क्रेडिटर। व्हेन अ ड्रॉर ट्रांसफर अ बिल टू हिज क्रेडिटर, जब एक ड्रॉर अपने बिल को ट्रांसफर कर दे, किसको ट्रांसफर कर दे? अपने क्रेडिटर को, जिसके उसने पैसे देने हैं, फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज ओन डेट्स, अपने कर्जे की सेटलमेंट के लिए, अपना कर्जा अदा करने के लिए अगर वो बिल उठा के किसी और को दे दे, किसी और क्रेडिटर को दे दे, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जी एंडोर्समेंट ऑफ बिल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। बिल को एंडोर्स कर देना मतलब बिल को ट्रांसफर कर देना, ट्रांसफर का अदर नेम एंडोर्समेंट है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर है 13, व्हेन अ ड्राई ऑनर्स हिज एक्सेप्टेंस ही विल बी क्रेडिटेड, जब एक ड्राई, ड्राई कौन है जी? ड्राई वो शख्स है जिसने पैसे देने थे, ठीक है। ऑनर्स हिज एक्सेप्टेंस, ऑनर्स का मतलब है कि वो अपने पैसे जो उसने बिल एक्सेप्ट किया है उसके पैसे वो अगर अदा कर दे, मुकर्ररा तारीख आई और उस मुकर्ररा तारीख पर वो अपने पैसे अदा कर दे, उसको बोलते हैं ऑनर्स हिज एक्सेप्टेंस, कि जो उसने बिल एक्सेप्ट किया था उसको उसने ऑनर कर दिया। पैसे दे दे तो इसको ऑनर कहते हैं, और अगर पैसे ना दे मुकर्ररा तारीख पे तो उसको डिसऑनर कहते हैं। चेक के बारे में भी हमने पढ़ा था जब हम लोग बैंक रिकन्सिलेशन और कैश बुक वाला चैप्टर कर रहे थे, तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि अगर चेक हमें मिला है किसी से और उस चेक की अदायगी हो जाती है, उसकी पेमेंट मिल जाती है, हमें पैसे मिल जाते हैं, तो वो कहलाता है चेक इज़ ऑनर्ड। और अगर उसके पैसे ना मिलें तो फिर वो कहलाता है चेक इज़ डिसऑनर्ड। तो डिसऑनर्ड और ऑनर्ड का आपको याद होगा, वही कर टर्म जो है वो बिल के लिए भी इस्तेमाल होती है, कि बिल का टाइम है 2 माह या 3 माह, तो मुकर्ररा तारीख के बाद जब आप पैसे लेने जाएं अपने ड्राई से, तो ड्राई अगर उसके पैसे दे दे तो उसको बोलते हैं कि बिल इज़ ऑनर्ड, बिल ऑनर हो गया। और अगर वो पैसे ना दे मुकर्ररा तारीख पे तो उसको कहते हैं बिल इज़ डिसऑनर्ड, कि बिल डिसऑनर हो गया, ठीक है। अब ज़रा सुने ये क्या कह रहे हैं, व्हेन अ ड्राई ऑनर्स हिज एक्सेप्टेंस, जब एक ड्राई अपनी एक्सेप्टेंस जो उसने बिल एक्सेप्ट किया हो उसको ऑनर कर दे, मतलब उसके पैसे दे दे, ही विल बी क्रेडिटेड, तो वो क्रेडिट किसको करेगा? कैपिटल अकाउंट को, ड्रार अकाउंट को, बिल पेबल अकाउंट को, या कैश अकाउंट को? ज़ाहिर बात है वो पैसे दे रहा है, एक्सेप्टेंस को ऑनर कर रहा है, पैसे दे रहा है, तो वो कैश को क्रेडिट करेगा, ठीक है, कैश उसके कम हो रहा है, तो करेक्ट आंसर है कैश अकाउंट, ये क्रेडिट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, जब बिल को डिस्काउंट करवाया जाता है तो उस वक्त कितनी पार्टीज, कितने लोग जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ड्रार जा रहा है, ड्रार ने जाके बैंक से वो डिस्काउंट करवाना बिल, तो दो ही पार्टियां इन्वॉल्व हुई, एक ड्रार और एक बैंक, तो दो पार्टियां इन्वॉल्व हुई, एक डिस्काउंट करवाने वाला और एक डिस्काउंट करने वाला है, तो दो पार्टीज जो है डिस्काउंट में इन्वॉल्व हुई, तो इसको हम लोग बोलेंगे टू पार्टीज, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन व्हेन अ ड्रॉर डिस्काउंट्स अ बिल ही डेबिट्स, तो जब एक ड्रॉर जो है वो डिस्काउंट करवाता है बिल को, तो वो डेबिट किसको करेगा? जाहिर बात है, बिल उसने डिस्काउंट करवाया मतलब बिल उसने बैंक को दे दिया है, और वहाँ से उसको क्या मिलेगा? वहाँ से उसको पैसे मिलेंगे, और वो पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, इसलिए उसके बैंक
बैलेंस में इजाफा होगा। तो एक तो वो डेबिट करेगा, इसमें हमसे पूछा है कि वो डेबिट किसको करेगा, तो एक तो बैंक डेबिट होगा, ठीक है, बैंक डेबिट होगा क्योंकि बैंक बैलेंस में इजाफा हुआ, पैसे मिले हैं बैंक से, ठीक है। और दूसरा इंटरेस्ट नहीं जी, इंटरेस्ट का तो इसमें लेना देना ही कोई नहीं है, ड्राई का इसमें भी कोई लेना देना नहीं है, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होगा, उसने डेबिट पूछा है, तो हमारा करेक्ट आंसर बनता है ए, ठीक है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 16, द पर्सन टू होम द बिल इज ट्रांसफर्ड विल बिकम, तो जिस शख्स को बिल ट्रांसफ़र किया गया है वो ट्रांसफर विल बिकम, वो क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा जी, द पर्सन टू होम द बिल इज ट्रांसफर्ड, ऐसा शख्स जिसको बिल ट्रांसफ़र किया गया है, विल बिकम वो क्या बनेगा, एंडोर्सर, क्रेडिटर, डेटर या एंडोर्सी। तो यहाँ पर देखें तो याद रखिएगा कि जब एक शख्स दूसरे शख्स को बिल ट्रांसफ़र करता है, तो जो बिल ट्रांसफ़र कर रहा है उसको कहा जाता है एंडोर्सर, और जिसको बिल ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो कहलाता है एंडोर्सी। जैसे ड्रॉर और ड्राई थे, तो जिसने बिल ड्रॉ किया था, जारी किया था, वो ड्रॉर, और जिसके नाम पे बिल ड्रॉ ट्रांसफ़र किया जाता है उसको कहते हैं ड्राई, ठीक है। तो ड्रॉर और ड्राई। इसी तरह एंडोर्सर एंड एंडोर्सी, तो जो बिल ट्रांसफ़र कर रहा है वो एंडोर्सर, और जिसको बिल ट्रांसफ़र किया जाता है वो एंडोर्सी। तो अब आपको आपसे कौन सा पर्सन पूछा जा रहा है, द पर्सन टू होम द बिल इज ट्रांसफर्ड, ऐसा शख्स जिसको बिल ट्रांसफ़र किया गया है वो कहलाएगा एंडोर्सी। तो उसको हम लोग डी ऑप्शन है हमारी एंडोर्सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हेन अ बिल इज एंडोर्स्ड, जब एक बिल ट्रांसफ़र किया जाता है, देन द एंडोर्सर हैज़, तो एंडोर्सर क्या, एंडोर्सर के पास क्या होता है जी, करंट लाइबिलिटी, फिक्स्ड लाइबिलिटी, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी या नन ऑफ दी अबव। याद रखें उसके पास एक कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती है। जिसने बिल इंडोर्स किया है, वो बिल तो उसने इंडोर्स कर दिया, बिल तो ट्रांसफ़र कर दिया, अपना कर्जा अदा करने के लिए उसने बिल तो दे दिया आगे, लेकिन वो जब तक बिल की अदायगी नहीं होगी तब तक ये एंडोर्सर जो है जिसने बिल इंडोर्स किया है, ये उसका ज़िम्मेदार रहेगा कि अगर उसके पैसे नहीं मिले तो ये दोबारा पैसे देगा उसके, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जो एक वाक़े पे डिपेंड कर रही होती है, उसको कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कहते हैं, कि अगर उसके पैसे ना मिले तो फिर इसको दोबारा पैसे देने पड़ेंगे एंडोर्सर को, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ बिल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए डेटर इज कॉल्ड, एक डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल क्या कहलाएगा, बिल के दो नाम है, एक बिल रिसीवेबल है और एक बिल पेएबल है। तो रिसीवेबल का मतलब है कि पैसे लेने हैं और पेएबल का मतलब है पैसे देने हैं। तो अब डेटर जो होता है इसने बेसिकली पैसे देने हैं, पैसे अदा करने हैं, इसलिए इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बिल क्या कहलाएगा, बिल पेएबल, इसने पैसे उस बिल के देने हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बिल पेएबल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, इन केस ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ बिल द एंडोर्सर डेबिट्स, एंडोर्समेंट के केस में जब एक बिल एंडोर्स किया जाता है तो एंडोर्सर डेबिट करेगा, किसको डेबिट करेगा, बिल पेएबल को, क्रेडिटर को, बिल रिसीवेबल को या कैश को। देखें जब एंडोर्सर एक बिल ट्रांसफ़र कर रहा है, एंडोर्स कर रहा है, तो बेसिकली वो अपना कर्जा उतार रहा है, ठीक है। तो जब कर्जा उतारा जाएगा तो उस कर्जे का नाम क्या है, क्रेडिटर। तो वो कर्जे में जब कमी होती है, लाइबिलिटी में जब कमी होती है तो वो डेबिट होती है। तो आपसे ये डेबिट के बारे में पूछा जाएगा कि डेबिट के क्या होगा, तो क्रेडिटर जो था वो लाइबिलिटी था, जब उसको बिल दे दिया गया तो वो बिल अदा हो गया, वो सॉरी बिल नहीं, वो कर्जा अदा हो गया। तो जब कर्जा अदा हो गया तो हम कहेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये बनता है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है, सॉरी, ओके, क्वेश्चन नंबर है 20, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट इज अ, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, ये एक अकाउंट क्रिएट किया जाता है, जब हम लोग जर्नल एंट्रीज कर रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो ये एक इज अ, ये एक होता है परमानेंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, करंट अकाउंट या टेम्परेरी अकाउंट, तो ये एक टेम्परेरी अकाउंट होता है। तो इसको हम लोग, हमारी करेक्ट ऑप्शन बनती है डी, टेम्परेरी अकाउंट, ये तो सबको आई थिंक पता होगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन एन एक्सेप्टर रिफ्यूजेस टू पे द अमाउंट ऑफ बिल टू द होल्डर ऑफ द बिल ऑन इट्स मेच्योरिटी इज कॉल्ड, जब एक एक्सेप्टर रिफ्यूज़ कर देता है, इनकार कर देता है, टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल, उस बिल की रकम की अदायगी के से इनकार कर देता है, टू द होल्डर ऑफ द बिल, जिसके पास वो बिल है उसको वो पैसे देने से ना इनकार कर रहा है, ऑन इट्स मेच्योरिटी, जब उसकी मुकर्ररा तारीख आई, इस कार्ड, तो ये कहलाता है, जब मुकर्ररा तारीख आई, मुकर्ररा तारीख पर जिसने बिल एक्सेप्ट किया हुआ था, जिसने पैसे देने थे, वो अगर होल्डर ऑफ द बिल को, होल्डर ऑफ द बिल कहते हैं जिसके पास बिल हो, पैसे लेने के लिए जो गया है, तो उसको अगर वो पैसे देने से इनकार कर देता है तो इसको हम क्या कहेंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर मेच्योरिटी डेट पे
जो ड्राई है या एक्सेप्टर है वो बिल के पैसे नहीं देता तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसऑनर्ड बिल। तो हम लोग ये करेक्ट ऑप्शन नंबर बनता है सी, डिसऑनर्ड बिल। ठीक है, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन अ बिल इज डिसऑनर्ड, जब एक बिल की अदायगी नहीं हुई, द होल्डर ऑफ द बिल गोज टू एन ऑफिशियल, तो होल्डर जिसके पास, होल्डर ऑफ द बिल यानी कि जिसके पास वो बिल है, वो जाएगा एक ऑफिशियल के पास। उसका नाम क्या है जी, उस ऑफिशियल का नाम बताना है। इंस्पेक्टर नहीं, इंस्पेक्टर के पास नहीं जाएगा। नोटरी पब्लिक, जी बिल्कुल, वो नोटरी पब्लिक के पास जाएगा और वहाँ पर जाकर वो बिल को नोट करवाएगा। उसका एक सीरियल नंबर होता है, वो नोट करवाया जाएगा और बताया जाएगा कि इस बिल की अदायगी नहीं की गई। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन नोटिंग चार्जेस आर पेड एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ द बिल, द ड्राई ऑलवेज डेबिट्स। व्हेन नोटिंग चार्जेस आर पेड, जब वो नोटिंग चार्जेस पे करेगा, जारी बात है ये होल्डर जो है, ये जब गया इसके पास नोटरी पब्लिक के पास, नोटरी पब्लिक के पास जाके वो बिल को नोट करवाएगा, तो ये फ्री में नहीं करता, इसकी एक फ़ीस होती है, बहुत नॉमिनल सी फीस होती है, वो जमा करवानी पड़ती है। उस फीस को कहा जाता है नोटिंग चार्जेस। ठीक है, तो ये जो नोटिंग चार्जेस हैं, ये व्हेन नोटिंग चार्जेस आर पेड, जब नोटिंग चार्जेस दिए जाएंगे एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ द बिल, बिल के डिसऑनर होने पर, द ड्राई ऑलवेज डेबिट, तो जो ड्राई है वो डेबिट करेगा किसको। देखें, नोटिंग चार्जेस किसने पे किए, होल्डर ने, लेकिन अल्टीमेटली ये किसके खाते में जाएंगे, ये ड्राई के खाते में जाएंगे। ड्राई कौन है, जिसने पैसे देने थे और जिसने इनकार किया पैसे देने से, जारी बात है ये उसके खाते में पड़नी चाहिए, ये खर्चा भी उसको पड़ेगा। तो जो ड्राई है वो डेबिट करेगा, ड्राई किसको डेबिट करेगा, नोटिंग चार्जेस को। तो ये नोटिंग चार्जेस जो है ये यहाँ पर पड़े हुए हैं, नोटिंग चार्जेस को कौन डेबिट करेगा, ड्राई, क्योंकि ये खर्चा उसने देना है, उसने अल्टीमेटली पे करना है। उसने क्यों पे करना है, क्योंकि उसने इनकार किया है पेमेंट देने से, उसकी वजह से बिल जो है वो डिसऑनर हुआ है। तो इसलिए ड्राई जो है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोटिंग चार्जेस को डेबिट करेगा, क्योंकि ये एक्सपेंस में, उसके एक्सपेंस में इजाफा हो चुका हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, इन केस ऑफ डिसऑनर बिल, नोटिंग चार्जेस फॉर डिसऑनर्ड बिल आर ऑलवेज पेड बाय। जब बिल के डिसऑनर हो, जब बिल डिसऑनर होता है तो उस केस में जब नोटिंग चार्जेस होते हैं वो कौन पे करता है, नोटरी पब्लिक के पास। देखिए हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था, ये देखें क्वेश्चन नंबर 22 में हमने पढ़ा था कि जब बिल डिसऑनर होता है तो होल्डर ऑफ द बिल, जिसके पास वो बिल है, जो पैसे लेने गया था, वो जाएगा नोटरी पब्लिक के पास। जारी बात है अगर नोटरी पब्लिक के पास ये जा रहा है होल्डर ऑफ द बिल, तो ये वहाँ पर जाके नोट करवाया, तो फिलहाल इस नोटरी पब्लिक को जो फीस देनी पड़ेगी वो कौन देगा, वो होल्डर ऑफ द बिल देगा। ठीक है, बाद में वो ले लेगा ड्राई से, लेकिन फिलहाल उसी वक्त जो पेमेंट होगी वो कौन करता है, होल्डर ऑफ द बिल। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं दोबारा क्वेश्चन नंबर 24 में। तो ये बता रहा है जी कि ये पूछ रहा है आपसे कि वो पे कौन करेगा, वो जो डिसऑनर्ड बिल है उसके जो नोटिंग चार्जेस है वो कौन पे करेगा, तो वो करेगा होल्डर ऑफ द बिल। ये हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड, जब बिल डिसऑनर हो जाता है यानी कि उसके पैसे नहीं मिले, एक्सेप्टर्स अकाउंट इज डेबिटेड, तो एक्सेप्टर का अकाउंट डेबिट किया जाएगा इन द बुक्स ऑफ दी, किसकी बुक्स में, तो जारी बात है एक्सेप्टर मतलब ड्राई, जिसने वो बिल एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो उसने बिल किसका एक्सेप्ट किया था, ड्रॉर का, तो ड्रॉर उसको दोबारा अपने अकाउंट्स में डेटर बना लेगा, उससे पैसे लेगा दोबारा। ठीक है, इज डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉर, तो ड्रॉर की बुक्स में उसको दोबारा डेबिट कर दिया जाएगा, तो वो दोबारा उससे पैसे अभी हमने लेने हैं, वो डेटर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, इंटरेस्ट ऑन रीन्यूअल ऑफ ए बिल इज एन एक्सपेंस टू दी, तो रीन्यूअल का मतलब होता है, रीन्यूअल का थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूँ, रीन्यूअल का मतलब होता है कि जब एक बिल की मुकर्ररा तारीख आ गई, 2 माह का बिल था, 2 माह गुजर चुके हैं, तो अब जो ड्रार है वो ड्राई के पास पैसे लेने जाएगा, लो भाई आपका जो मुकर्ररा तारीख थी वो आ गई, या पैसे दो। अगर वो ड्राई कहता है कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आप मुझे मज़ीद 1 महीना और टाइम दे दें, तो जब मज़ीद 1 महीने का और वो टाइम मांग लेता है तो उस बिल को, पुराने बिल को रीन्यू किया जाता है। ठीक है, जब रीन्यू किया जाता है तो वो फ्री में नहीं किया जाता, उसमें जो ड्रॉर है वो 1 महीना लेट होने के कुछ ना कुछ चार्जेस लेगा। वो कहेगा ठीक है मैं आपको 1 महीने का टाइम और दे देता हूँ, लेकिन मुझे मज़ीद इसके लिए फिर आप चार्जेस दें। वो जो चार्जेस वसूल किए जाएंगे ड्राई से, वो इंटरेस्ट कहलाता है। तो इंटरेस्ट जो है वो ड्रॉर के लिए एक इनकम है और ड्राई के लिए एक एक्सपेंस है। ठीक है, ड्राई ने वो पैसे देने हैं तो उसके लिए वो एक्सपेंस है, और ड्रॉर ने चूंकि वो पैसे लेने हैं एक्स्ट्रा, तो उसके लिए वो इनकम है। तो अब देखते हैं कि ये किसके बारे में पूछ रहा है, इंटरेस्ट ऑन रीन्यूअल, जब रीन्यूअल करवाया जाएगा बिल तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है ऑफ द बिल इज एन एक्सपेंस टू, तो वो खर्चा है किसके लिए, जारी बात है वो ड्राई के लिए, ड्राई की तरह, एक्सेप्टर, ये रहा, तो एक्सेप्टर या ड्राई। ठीक है, तो ये एक्सेप्टर के लिए
एक खर्चा है, जबकि ड्रार के लिए ये क्या बनेगा, इनकम बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, तो आप याद रखिएगा जिसने वो पैसे देने हैं, वो एक्सेप्टर ने पैसे देने हैं इंटरेस्ट के, तो इसके लिए तो एक्सपेंस हुआ, लेकिन इसको तो वो मिलेंगे पैसे, इसलिए इसके लिए वो आमदनी है, इनकम है। क्वेश्चन नंबर 27, इंटरेस्ट ऑन रीन्यूअल ऑफ द बिल इज एन इनकम टू। लें जी, वही दोबारा आ भी गई है वही चीज़ वो पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो इंटरेस्ट ऑन रीन्यूअल है ये इनकम किसके लिए है, तो इनकम हमने अभी पढ़ लिया है कि ये ड्रार के लिए, ड्रार के लिए। ठीक है, तो ड्रार के लिए ये इनकम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन अ ड्राई इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। जब एक ड्राई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, यानी कि दिवालिया हो जाता है। दिवालिया का मतलब है कि वो अपने कर्जे अदा करने की हालत में नहीं है। तो जब एक ड्राई यानी कि जिसने पैसे देने थे, वो बंदा ही जब दिवालिया हो गया, अब जब दिवालिया हो गया तो वो पैसे नहीं दे सकता, तो क्या होगा, व्हेन अ ड्राई इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, जब एक ड्राई को कह दिया गया कि अदालत की तरफ से ये डिक्लेयर होता है, अदालत ये डिक्लेयर कर देती है ये कि ये जो बंदा है ड्राई, ये आज से इंसॉल्वेंट है, दिवालिया। विच अकाउंट इज विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ द ड्रार। तो ड्रार की बुक में, ड्रार के जर्नल में किस चीज़ को डेबिट किया जाएगा। अब ड्रार, जब ये बंदा ड्राई इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो ये जो ड्रार है इसको पता चलेगा कि लो भाई मेरे तो पैसे डूब गए। जब ये कहेगा कि मेरे पैसे डूब गए, मतलब ये मेरे पैसे अब मुझे वापस नहीं मिलने, वो डूबे हुए पैसों को कहा जाता है बैड डेट्स। ये बैड डेट्स को ड्रार अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट कर लेगा। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 29, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल। अच्छा, अब रिटायरमेंट ऑफ बिल का क्या मतलब है। अभी तक हमने ये ऑनर डिसऑनर पढ़ लिया, अब हमने ये देखना है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्काउंटिंग ऑफ बिल भी थोड़ा सा डिस्कस किया, ये रिन्यूअल के बारे में मैंने आपको बताया क्या होता है। अभी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब है कि अगर वो बिल का ड्यूरेशन है, फ़र्ज़ करें 2 माह। ठीक है, 2 माह के बाद उस बिल के पैसे मिलने हैं। जब 2 माह के पैसे बाद पैसे मिलने हैं, लेकिन जो ड्राई है अगर उस वो पहले ही 2 माह से पहले ही उस बिल की पेमेंट करना चाहता है, उसके पास कहीं से पैसे आ गए और वो चाहता है कि मैं पहले ही इसके पैसे दे दूँ, तो जब मुकर्रर तारीख से पहले बिल की अदायगी की जाती है तो उसको कहा जाता है रिटायरमेंट ऑफ बिल। ठीक है, लेकिन अब देखें, जब रिटायरमेंट होती है तो ज़ाहिर बात है जो ड्राई है, जो एक्सेप्टर है बिल का, उसको थोड़ा फ़ायदा तो मिलना चाहिए। ठीक है, वो फ़ायदा मिलना चाहिए, उस फ़ायदे को हम लोग, वो फ़ायदा किसको मिलेगा, एक्सेप्टर को या ड्राई को मिलेगा फ़ायदा। ठीक है, उसको पैसे थोड़े से छोड़े जाएंगे बीच में से, कभी ठीक है आप मुकर्रर तारीख से पहले पैसे अदा कर रहे हैं तो आपको थोड़े से पैसे छोड़ रहे हैं हम, तो वो जो पैसे छोड़े जाएंगे वो ड्राई के लिए क्या बनेगी, इनकम। और जो पैसे छोड़ रहा है यानी कि ड्रार, उसके लिए वो क्या बनेगा, एक्सपेंस। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल, दे रिबेट, वो जो पैसे छोड़े जाएंगे उसको रिबेट कहा जाता है। ठीक है, रिबेट और डिस्काउंट, डिस्काउंट भी कह सकते हैं उसको, इज अ रेवेन्यू फॉर, ये आमदनी है किसके लिए, तो ये किसको पैसे छोड़े जाएंगे, एक्सेप्टर को, तो ये एक्सेप्टर के लिए क्या बन जाएगी, आमदनी। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, अकोमोडेशन बिल्स आर ड्रॉन, एक्सेप्टेड एंड इंडोर्स। अकोमोडेशन बिल जो होते हैं ये बिल की एक किस्म है, ये बिल जो हैं ये ड्रॉ किए जाते हैं, एक्सेप्ट भी किए जाते हैं और इंडोर्स भी किए जाते हैं, आगे ट्रांसफ़र भी किए जाते हैं। कैसे, विदाउट एनी कंसिडरेशन, यस विदाउट एनी कंसिडरेशन। ये अकोमोडेट करने के लिए होते हैं और इसमें कोई सेल परचेज बैक एंड पे नहीं हुई होती, इसके बदले में कुछ भी नहीं लिया दिया गया। जो बदले में चीज़ ली या दी जाती है उसको कंसिडरेशन कहते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि अकोमोडेशन बिल जो हैं वो ड्रा किए जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं, एंडोर्स किए जाते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन। विदाउट एनी कंसिडरेशन का मतलब है कि बगैर किसी सेल परचेज के। ठीक है, बगैर किसी वजह के, और सॉरी वजह नहीं, वजह तो होती है इसके पीछे, लेकिन इसके पीछे कोई ऐसी लेन देन नहीं हुआ होता। क्वेश्चन नंबर 31, रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट मीन्स। बिल को रिटायर करने का क्या मतलब है, अंडर रिबेट, और रिबेट के केस में, मतलब रिबेट के बदले में जब बिल को रिटायर किया जाता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पेमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट। हाँ जी बिल्कुल यही इसका मतलब है। ठीक है, बी ऑप्शन भी देख लेते हैं, मेकिंग पेमेंट फॉर द बिल आफ्टर ड्यू डेट, नहीं आफ्टर ड्यू डेट नहीं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल नहीं नहीं नहीं, डिसऑनर्ड ऑफ द बिल नहीं नहीं नहीं, तो ये इसकी पहली ही ऑप्शन करेक्ट है, पेमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट। जब मुकर्रर तारीख से पहले पेमेंट की जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटायरिंग अ बिल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, बिल पेएबल अकाउंट इज आ। बिल पेएबल अकाउंट एक है क्या चीज़, नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है। देखिए बिल पेएबल बेसिकली एक लाइबिलिटी है। ठीक है, तो लाइबिलिटी जो होती है वो कहाँ आती है, पर्सनल अकाउंट्स में आती है। याद होगा आपको, मैंने पिछले लेक्चर में भी शायद आपको बताया था, नॉमिनल अकाउंट्स में एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज आते हैं, रियल अकाउंट में जो एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आती हैं, जबकि पर्सनल अकाउंट में हमारे
लाइबिलिटीज़ वगैरह या जो पर्सनस जिनके हमने पैसे देने होते हैं वो सारे इसमें आते हैं, ठीक है। ऑनर भी इसमें आता है, ड्राइंग्स भी इसमें आती है, कैपिटल भी इसमें आता है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, अ ट्रेडर हुज एसेट्स एक्सीड फ्रॉम हिज लाइबिलिटीज इज कॉल्ड। एक ऐसा ट्रेडर जिसके एसेट्स जो हैं वो एक्सीड हैं, मतलब ज़्यादा हैं, किससे ज़्यादा हैं, उसकी लाइबिलिटी से, यानी कि उसके पास इतने एसेट्स हैं कि वो आराम से अपने कर्जे अदा कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। लेकिन अगर उसकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएं, अगर यहाँ पर ये लिखा होता अ ट्रेडर हुज, ये एसेट की जगह पे लाइबिलिटीज़ लिखा होता कि उसकी लाइबिलिटीज़ जो है वो एक्सीड कर गई हैं, ज़्यादा हो गई हैं फ्रॉम हिज एसेट्स, यहाँ पर एसेट होता, तो इसका मतलब है कि उसको हम बोलते हैं कि ये इंसॉल्वेंट हो गया, ये दिवालिया हो गया, ठीक है। फिर दिवालिया होना था इसने, लेकिन अभी चूंकि उसके एसेट ज़्यादा हैं, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपने कर्जे अदा कर सकता है, तो वो सॉल्वेंट। अगर उसके पास इतने पैसे ना हो, इतने एसेट्स ना हो कि वो अपने कर्जे अदा कर सके, तो उसको इनसॉल्वेंट कहा जाता है। नहीं, ये था क्वेश्चन नंबर, सॉरी, चैप्टर नंबर 6। आगे हम लोग इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है स्पेशल जर्नल। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।